हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो मेरा नाम है रितेश मेहता और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से चैनल फील्ड ऑफ फिजिक्स में। तो अभी हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 11। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। ठीक है, हमारे पास कोई सर्कुलर आर्क होता था और उसके सेंटर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। अभी हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। मतलब आओ समझाता हूं। अब ये मेरे पास एक रिंग है। अरे वो वाली रिंग नहीं कह रहा हूँ जो पहनाते हैं, वो वाली नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक रिंग है। हाँ, मतलब यहाँ यहाँ मटेरियल है, अंदर से खाली है, बाहर से भी खाली है, सिर्फ ऐसे ऐसे यहाँ पे मटेरियल है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। बहुत बढ़िया। और इस रिंग को मैंने चार्ज कर दिया, चार्ज कर दिया पॉजिटिव। क्या दिख रहा है, हाँ, इसको मैंने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया पॉजिटिव। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। अब एक्सिस ऑफ रिंग का क्या मतलब है। अच्छा, इससे पहले हम पिछले लेक्चर में जब हम देखें तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाली थी, यहाँ पे, इसके सेंटर पे। ये सर्कल था और या तो इसका कुछ सर्कुलर आर्क ले लो, पूरा सर्कल ले लो, कुछ भी ले लो। हमने इसके सेंटर पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ये है इसका एक्सिस। इस रिंग के सेंटर से पास होता हुआ एक लाइन, इमेजिनरी लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस के किसी पॉइंट पे, इस एक्सिस के किसी पॉइंट पे मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ऐसे इस एक्सिस के किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अब पढ़ते हैं आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ आर रिंग। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं टॉपिक लिखता हूं, टॉपिक लिखता हूं। टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। किसी रिंग के, किसी चार्ज रिंग के एक्सिस पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया। तो मान लो मेरे पास एक रिंग है। अरे रिंगा रिंगा रोजेस, ये है मेरे पास एक रिंग। इतनी गंदी से रिंग क्यों बनी है भाई। अब दोबारा बनाते हैं, ओके, दोबारा से इस रिंग को बनाते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ। अब फिर से बनाते हैं हम अपनी रिंग को। अरे रिंग इस बार अच्छे से बनी हो। कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी अजीब सी रिंग बनी है, थोड़ा सा काम चला लेना। अब मैंने क्या किया, इस रिंग को मैंने चार्ज कर दिया। मतलब इस रिंग पे मैंने कुछ चार्ज लाके रख दिया। हाँ, इस रिंग पे मैंने कुछ चार्ज लाके रख दिया। अब तुम लोग कहोगे कि रिंग तो ऐसी होती है, गोल सी, ये क्या बना दिया। अरे यार, ये गोल तो सामने से दिखने पर है ना, ये देखो, ये गोल है सामने से। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड में देखूं, इसको थोड़ा सा साइड से देखूं, इसको साइड से देखूं, तो क्या वो ऐसी दिखाई देगी। हाँ, थोड़ा सा ऐसी दिखाई देगी साइड से। देखो, इस रिंग को अगर मैं, ये सामने से गोल दिख रही है, इसको मैं साइड से देखूं तो क्या है, थोड़ी ऐसी दिखाई देगी। हाँ, ठीक है, तो मैंने वही चीज यहाँ पे बनाई हुई है। इस रिंग को मैंने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया थोड़ा सा। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मान लेते हैं इस रिंग का जो, इस रिंग का जो रेडियस है, इस रिंग का जो रेडियस है वो क्या है, आर। इस रिंग का जो रेडियस है वो क्या है, आर। हाँ, और अभी मैं इसका एक्सिस बनाऊंगा। एक रिंग का एक्सिस उसके सेंटर से पास होता हुआ जाएगा। एक रिंग का एक्सिस इसके सेंटर से पास होता हुआ जाएगा। हाँ, ये देखो, ये रिंग का एक्सिस है, ये है रिंग, और ये इसके सेंटर से पास होता हुआ है इसका एक्सिस, इसके सेंटर से पास होता हुआ इसका एक्सिस, इसके सेंटर से पास होता हुआ इसका एक्सिस। आया, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ, ठीक है। अब
ये मैंने इसका एक्सिस बना दिया। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है, इसी के एक्सिस पर निकालनी है, इसी के एक्सिस पर निकालनी है। तो मान लेते हैं कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट अ डिस्टेंस x, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर। मतलब ये है इसका सेंटर, और यहां से किसी डिस्टेंस x पर, मान लो इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, x। किसी इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग। हाँ, तो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूं। अभी तक हमें क्या आता है, हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालना आता है। अब ऐसे किसी डिस्ट्रीब्यूशन का तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आती नहीं है। इसके सेंटर पे निकालनी आती है, बट किसी एक्सेस पे निकालनी नहीं आती। और मुझे आता क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालना। तो एक काम करते हैं, इसमें से इस सबको ना पॉइंट चार्जेस मान लेते हैं कि ये बहुत सारे पॉइंट चार्जेस से ये रिंग बनी हुई है। एक रिंग है जिसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं। हाँ, ये भी तो हम मान सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम क्या मानेंगे कि ये जो रिंग है हमारी, वो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस से बनी हुई है। और ये बहुत सारे पॉइंट चार्ज टोटल कितना चार्ज बना रहे हैं, प्लस क्यू। टोटल कितना चार्ज बना रहे हैं, प्लस क्यू। बहुत बढ़िया। तो मान लेते हैं इस पूरी रिंग में से मैंने एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लिया। ये देखो, ये रिंग बहुत सारे पॉइंट चार्ज से बनी हुई है, प्लस 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 प्लस, ऐसे हजारों पॉइंट चार्जेस हैं, उससे भी ज्यादा। तो मैंने क्या किया, उस सभी पॉइंट चार्जेस में से मैंने एक चार्ज को ले लिया, एक चार्ज को ले सकता हूं, हाँ ना, ले सकता हूं, हाँ ना, हाँ ठीक है। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। अरे बिल्कुल निकाल सकता हूं, मुझे फॉर्मूला भी पता है। हाँ, अब मान लेते हैं ये जो पॉइंट चार्ज मैंने लिया है, टोटल चार्ज इस पे कितना था, प्लस क्यू। और ये जो पॉइंट चार्ज मैंने लिया है, मान लेते हैं वो कितना है, डी क्यू। मान लेते हैं वो कितना है, डी क्यू। हाँ ठीक है। और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है, इस पॉइंट पे। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे। हाँ, अभी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, एक पॉजिटिवली चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उससे दूर जाती है, रेडियली आउटवर्ड। तो इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इससे दूर जाएगी, इससे दूर जाएगी ऐसे। हाँ, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे वो उससे दूर जाएगी। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। और ये छोटा सा चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी होगी, कुछ ना कुछ डीई। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ छोटी सी होगी, डीई। हाँ, इतना आ गया, इतना आ गया, है ना, ठीक है। आया कि नहीं, आया कि नहीं। हाँ, अब मान लेते हैं यहां पे कुछ एंगल बन रहा है थीटा, यहां पे कुछ एंगल बन रहा है थीटा। किसके और किसके बीच का एंगल है, एक्सिस के बीच का। और लाइन ज्वाइनिंग द स्मॉल चार्ज, लाइन ज्वाइनिंग स्मॉल चार्ज, ये वही लाइन है ना जो इस छोटे से चार्ज को, इस एलिमेंट्री चार्ज को इस पॉइंट से ज्वाइन कर रही है। हाँ, तो इस लाइन के बीच का और एक्सिस के बीच का जो एंगल है उसको मैंने थीटा बोल दिया। बोल सकता हूं कि नहीं, हाँ है ना, हाँ बोल सकता हूं, कुछ भी मैंने एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया। हाँ, अच्छा, अब अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। हाँ, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस डीई का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा। हाँ, और इसी डीई का नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा। इतना आया कि नहीं, इतना आया कि नहीं, है ना, हाँ इतना आया, इतना आया। हाँ, अच्छा, अब अगर मैं नीचे से इसके एकदम अपोजिट में
जैसे ये है मेरे पास रिंग, तो मैंने अगर एक चार्ज ले लिया ये वाला, मैंने अगर एक चार्ज ले लिया ये वाला, तो इसके एकदम अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट में ये है चार्ज। हाँ, अच्छा अगर मैं चार्ज लूं ये वाला, तो इसके एकदम अपोजिट कौन सा चार्ज है, ये वाला। तो मैंने वैसे ही इसके एकदम अपोजिट वाला चार्ज ये वाला ले लिया। अब ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज, डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज ये। अब मैंने इसकी वजह से इस पॉइंट चार्ज पे, इस सॉरी इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी चाहिए। निकाल सकता हूं? हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूं। एक काम करता हूं, ये एरो मिटा देता हूं। ठीक है, हमें पता तो है ही ना कि यहां तक का डिस्टेंस x है। ठीक है, तो मैं ये एरो मिटा दे रहा हूं ताकि इतना घिचपिच ना हो। ओके, इतना आया, इतना आया। हाँ, क्या सुंदर फिगर बनी है यार, क्या बढ़िया फिगर बनी है, बताओ। अच्छा, अब ये भी एक पॉइंट चार्ज है और पॉजिटिव, तो इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इससे दूर जाती हुई होगी, और क्योंकि ये छोटा चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी छोटी सी होगी। हाँ, अच्छा ये एकदम ऊपर वाला पॉइंट है dq, और ये एकदम नीचे वाला पॉइंट है, और ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है, डायमेट्रिकली अपोजिट है। मतलब ये भी एकदम ऊपर वाला है और ये भी एकदम नीचे वाला है। वैसे ये दोनों साइड वाले हैं, ये दोनों एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट की बात कर रहा हूं। जैसे ये है, अरे भाई साहब क्या सुंदर सर्कल बना है, देखो क्या सुंदर सर्कल बना है। तो डायमेट्रिकली अपोजिट से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर एक चार्ज ऊपर है तो एक चार्ज यहाँ पे होनी चाहिए, या तो अगर कोई चार्ज यहाँ पे है तो दूसरा चार्ज यहाँ पे हो, अगर कोई चार्ज यहाँ पे है तो ये चार्ज यहाँ पे हो, अगर कोई चार्ज यहाँ पे है तो ये चार्ज यहाँ पे हो। अब समझ में आ रहा है डायमेट्रिकली अपोजिट क्या कह रहा हूं मैं। हाँ देखो, ये दोनों डायमीटर्स के अलोंग है ना, डायमीटर के अलोंग है। समझ में आया, समझ में आया। हाँ, और इस रिंग का एक्सिस क्या हो जाएगा, ये इस रिंग का एक्सिस क्या हो जाएगा, ये। हाँ, अब देखना, इस रिंग का एक्सिस है ये, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है, इसी एक्सिस के किसी पॉइंट पर, यहाँ पे। तो अब खुद सोचो, जितना डिस्टेंस ये वाला चार्ज कवर करेगा, जितना डिस्टेंस ये वाला चार्ज कवर करेगा, उतना ही डिस्टेंस ये नीचे वाला डायमेट्रिकली अपोजिट वाला भी कवर करेगा। अरे यार इससे समझो, ये मान लो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ऐसे। तो जितना डिस्टेंस यहाँ से लेके ये कवर करेगा, उतना ही डिस्टेंस नीचे से लेके ये कवर करेगा। हाँ, उतना ही डिस्टेंस ये कवर करेगा, उतना ही डिस्टेंस ये कवर करेगा। मतलब सब में सिमेट्री बन रही है, क्योंकि ये है एक सर्कल, और एक्सिस क्या होती है, सेंटर से पास होती हुई। तो एक्सिस से और इस सर्कल के सरफेस तक का, इस सर्कल के ये लाइन तक का जो डिस्टेंस है, सब में r रेडियस के बराबर होगा। अरे यार देखो, ये है एक्सिस, ये एक्सेस से लेके ये वाला डिस्टेंस, 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 सब का सब रेडियस के बराबर ही तो है। मतलब, और हर चार्ज को अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हर चार्ज की वजह से अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इन सभी को सेम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, इन सभी को सेम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, इन सभी को सेम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। मतलब इन सभी में जो थीटा होगा वो सेम होगा, क्योंकि सिमेट्री बन रही है बढ़िया सी। ये देखो, ऐसा है कुछ, ऐसा है कुछ, ऐसा। अभी मैं इसको कैसे पकड़ूं यार, ऐसा है कुछ। हाँ रुक जा। हाँ अब देखना, अगर ये वाले चार्ज की बात करूं, तो ये वाला चार्ज यहां तक ऐसे आएगा। हाँ, नीचे वाला चार्ज वो यहां से यहां तक ऐसे आएगा, नीचे वाला सॉरी साइड वाला यहां से लेके ऐसे आएगा, इधर वाला यहां से लेके ऐसे आएगा। तो हर चार्ज सेम डिस्टेंस कवर करेगा, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सेम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्सेस है वो एकदम सेंटर से पास हो रही है। और ये देखना, ये है इसकी एक्सेस, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। अब समझ में आया, फील आई। तो अगर सबका डिस्टेंस सेम है, अगर ये सब डिस्टेंस भी सेम कवर कर रहे हैं, और ये थीटा भी तब सेम ही होगा ना, पूरी मस्त सिमेट्री बन रही है।
हाँ, तो ये थीटा सेम होगा, ये थीटा सेम होगा। अच्छा, अब अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। हाँ, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अभी अगर ये थीटा है तो इसका नीचे वाला क्या आ जाएगा, डी कॉस थीटा, और इसका ऊपर वाला क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा। अब नीचे भी डी साइन थीटा, ऊपर भी डी साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आया, आया, ठीक है। अब कुछ कुछ लोग सोचेंगे कि हमें कैसे पता कि ये दोनों डी बराबर है, हमें कैसे पता कि ये दोनों डी बराबर है कि इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब खुद सोचो, ये छोटा सा चार्ज लिया मैंने, दोनों में मैंने चार्ज सेम लिया है डी क्यू, पॉइंट चार्ज लिया है, दोनों में मैंने सेम डी क्यू, और यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस भी दोनों का सेम है, यहां से लेके इनका ये वाला डिस्टेंस भी दोनों का सेम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों की सेम होगी। हाँ, अभी मैं इसका नीचे यहाँ पे डी कॉस थीटा लिख नहीं रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, समझ जाना कि ये डी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। इतना आया, इतना आया, ठीक है। अच्छा, डी होगा कितना, डी आखिर होगा कितना, तो अगर कोई भी पॉइंट चार्ज होता है प्लस क्यू, उसकी वजह से किसी आर डिस्टेंस पर, किसी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ, तो वैसे यहां पे डी कितना होगा, के इंटू के, यही वाला कांस्टेंट के, चार्ज कितना है, चार्ज क्यू नहीं है इस बार, चार्ज डी क्यू है, छोटा सा चार्ज है, तो के डी क्यू बटे, के डी क्यू बटे आर स्क्वायर। अब हम आर कौन सा है डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड वो पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब यहाँ पे देखो, वो पॉइंट तो ये रहा और चार्ज तो ये रहा, तो हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अब ये डिस्टेंस कैसे आएगा, ये डिस्टेंस कैसे आएगा, ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, ये है आर, ये है एक्स, और यहां से मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। हाँ, ये है आर, ये है एक्स, और मुझे चाहिए ये वाला डिस्टेंस, मुझे चाहिए ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस अगर मैं इसको आर बोल दूं तो ये कितना होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना आया, इतना आया। हाँ, तो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आर का स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे आर का स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर ये डिस्टेंस आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त आर का स्क्वायर करते हैं। हाँ, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। हाँ, तो डी कितना आ गया मेरे पास, के डी क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना आया, इतना आया। हाँ, अच्छा, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस में है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में है, इसकी इस तरफ डी कॉस थीटा, सिर्फ और सिर्फ इस तरफ डी कॉस थीटा, क्योंकि ये डी साइन थीटा तो एक दूसरे से कैंसिल हो गया। हाँ, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बची है, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बची है वो कहां पे है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में है। हाँ, और छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस में, क्योंकि हमने छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। तो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी कॉस थीटा, एक्स एक्सिस में कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कॉस थीटा वाली, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी कॉस थीटा। अच्छा, अब अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। ठीक है, डी क्या है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, देखना, थीटा क्या है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, है ना, यही एंगल है थीटा। हाँ, तो अगर मैं कॉस थीटा निकालू, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका बेस क्या होगा एक्स और हाइपोटेनस क्या होगा आर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और आर कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस अंडर रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी पावर 1/2। हाँ, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/2। बहुत बढ़िया। तो मैंने cos थीटा की जगह क्या लिख दिया, ये लिख दिया x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। इतना आया, इतना आया, हाँ है ना। हाँ, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कितनी है, कितनी है। अब देखना, इस इंटीग्रेशन वाले से जो कांस्टेंट टर्म्स है मैं उनको बाहर लेके आ जाता हूँ, जो कांस्टेंट टर्म्स है मैं उनको बाहर लेके आ जाता हूँ। तो k कांस्टेंट है, k बाहर आ गया, x एक कांस्टेंट है। अब बोलोगे x कैसे कांस्टेंट है, ये x तो वेरी कर सकता है ना, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है। बट इस केस में तो ये x डिस्टेंस हमने बोल दिया ना कि यहां से लेके यहां तक है, ये चेंज तो नहीं कर रहा ना कि आगे पीछे हो रहा हो, नहीं, ये तो यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये x बाहर आ गया अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1/2, और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब कोई भी चीज जिसकी कुछ पावर हो, जैसे a की पावर m है और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a की पावर n से, तो इनका आंसर क्या आता है, a इंटू ए इसकी पावर m प्लस n, ऐसे ही आता है। तो ये है और ये है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी पावर कुछ ना कुछ है, तो इनकी पावर प्लस हो जाएगी। देखो इनकी पावर प्लस हो जाएगी, तो 1 प्लस 1/2 कितना आता है, 3/2। तो ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। ठीक है, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, अंदर बचा dq, अंदर क्या बचा dq, अंदर क्या बचा dq। ठीक है, अब हमें लगानी पड़ेंगी लिमिट्स, अब हमें लगानी पड़ेंगी लिमिट्स। तो एक चीज देखना, स्मॉल dq चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी एक्स एक्सिस में, सिर्फ एक dq की बात कर रहा हूं, इन दोनों की साथ में बात नहीं कर रहा हूं, इन दोनों की साथ में बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक dq की बात कर रहा हूं। सिर्फ एक dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई dE, उसमें से dE sin थीटा कैंसिल हो गई और dE cos थीटा एक्स एक्सिस की तरफ बच गई। सिर्फ एक dq की वजह से, याद रखना, सिर्फ एक dq की वजह से। अगर मैं इसको भी लेके आ जाता तो इसका dE cos थीटा यहां पे आ जाता, तो ये आंसर आता 2dE cos थीटा, तो ये आंसर आता है 2dE cos थीटा। बट मैं अभी इसको नहीं ला रहा हूं, तो मैंने क्या लिखा है, dE cos थीटा। अब ये 2dE cos थीटा वाली डेरिवेशन भी मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो उस चीज की। अभी इस चीज को समझो कि ये dq है, एक dq की वजह से हमारे काम की इलेक्ट्रिक फील्ड, काम की मतलब जो कैंसिल नहीं हो रही, वो कितनी आई, dE cos थीटा। तो पूरे q की वजह से कितनी आएगी, हमें वही निकालना है, हाँ है ना। dq की वजह से, एक dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे काम की आई वो आई dE cos थीटा। तो पूरे q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी हमारे काम की, वो निकालना है। हाँ, तो हम इसकी लिमिट क्या डालेंगे, 0 to q, कि हमें पूरा q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इतना आया। अब वो 2dE cos थीटा वाला क्या कह रहा था, इसी के बाद में कराऊंगा, दो दो डेरिवेशन करा दूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि कहीं कहीं बुक्स में कैसे लिखा होता है, कहीं कहीं बुक्स में कैसे लिखा होता है, तो कोई टेंशन ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए मैं दोनों डेरिवेशन करवा दूंगा। बट अभी एक डेरिवेशन को एक बार में समझना है, ओके। ठीक है, इतना आ गया। हाँ, तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ये बनेगा kx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2, और dq का डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन, dq का इंटीग्रेशन कितना होगा, q, और लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से लेके q तक, 0 से लेके q तक। तो ex कितना बनेगा, ex कितना बनेगा, kx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2, इसकी पावर 3/2, और लिमिट्स में क्या आ जाएगा, q माइनस 0, और q माइनस 0 क्या होगा, q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास नेट कितनी आ गई, एक्स एक्सिस में कितनी आ गई, कितनी आ गई, kqx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 आया। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ पे कितनी आ गई, इतनी आ गई, इतनी आ गई। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, छापो इसको, छापो इसको, छापो, फिर हम दूसरी डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। छापो, मिटा दूं, ठीक है।
आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे देखना, पिछली वाले केस में मैंने सिर्फ एक डी क्यू चार्ज लिया था कि एक डी क्यू की चार्ज की वजह से जो हमारे काम की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है डी कॉस थीटा। अगर दो लेता तो इसका भी तो डी कॉस थीटा यहाँ पे आएगा। हाँ, इसका भी तो डी कॉस थीटा यहाँ पे आएगा। हाँ, तो एक टोटल यहाँ पे क्या हो जाता है, टू डी कॉस थीटा, टू डी कॉस थीटा इतना आया। हाँ, अब पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, पिछले वाले केस में जब मैंने एक डी क्यू चार्ज लिया था तब मैंने इंटीग्रेशन जीरो से लेके क्यू तक किया था। यहां पे मैं जीरो से लेके क्यू तक नहीं करूंगा। बोले क्यों? सोचो, जब मैंने एक चार्ज लिया था, एक चार्ज लिया था, मान लो ये वाला, इस पे मैं निशान लगा देता हूं। मान लो ये वाला चार्ज, ठीक है, इस पे मैं निशान लगा रहा हूं। ओके, मैंने लिया था सिर्फ और सिर्फ ये वाला चार्ज dq। अब मुझे इस पूरे की वजह से, इस पूरे रिंग की वजह से क्या निकालना था, इस पूरे रिंग की वजह से क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने जीरो से लेके पूरा क्यू तक, जीरो से लेके पूरा क्यू तक इंटीग्रेट कर दिया। बट अभी इस केस में मैंने दो डी क्यू चार्ज लिए, डायमेट्रिकली अपोजिट वाले। हाँ, अभी मैंने एक चार्ज नहीं लिया, डायमेट्रिकली अपोजिट वाला चार्ज लिया है। मतलब ये चार्ज तो है ही, साथ में इसका डायमेट्रिकली अपोजिट ये वाला चार्ज भी है, इसका डायमेट्रिकली अपोजिट ये वाला चार्ज भी है। हाँ, इतना आया, इतना आया। हाँ, ऐसा है कुछ, ऐसा है कुछ। अभी जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, अभी जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मैं जीरो से लेके क्यू बाई टू तक करूंगा, जीरो से लेके क्यू तक नहीं करूंगा। क्यू बाई टू तक क्यों? आधा चार्ज क्यों लिया? आधा चार्ज इसलिए लिया क्योंकि हम एक बार में दो चार्जेस का खेल खेल रहे हैं। पहले हम एक बार में एक ही चार्ज का खेल खेल रहे थे तो हमने जीरो से लेके क्यू तक कर लिया। अभी हम एक बार में दो चार्जेस का खेल खेल रहे हैं, खुद सोचो। तो जब हम एक बार में दो चार्जेस का खेल खेल रहे हैं तो हमें आधा चक्कर काटना पड़ेगा ना। सोचो, पहले ये था, हाँ, तो अभी मैं इसको यहां से यहां तक इंटीग्रेट करूंगा, इसको मैं यहां से यहां तक इंटीग्रेट करूंगा। तो जब मैं इसको यहां से यहां तक इंटीग्रेट करूंगा, और क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट है तो यहां से यहां तक का इंटीग्रेट अपने आप हो जाएगा। देखो, पहले इन दोनों का पेयर लूंगा, हाँ, फिर इन दोनों का लूंगा, हाँ, फिर इन दोनों का लूंगा, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। तो ऐसे ऐसे जैसे मैं यहाँ पे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, यहाँ का अपने आप इंटीग्रेट होता जा रहा है। अब समझे, अब समझे। देखो, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब मैं एक चार्ज ले रहा था तो मुझे पूरा चक्कर काटना पड़ रहा था। जब मैं दो चार्ज ले लिए साथ में तो मुझे आधा चक्कर काटना पड़ा। और अगर मैं तीन चार्ज लेता तो मुझे क्यू बाई थ्री तक करना पड़ता। अगर मैं चार चार्ज ले लेता तो मुझे क्यू बाई फोर तक करना पड़ता। जैसे एक काम है, एक आदमी अगर मैं उसको लगा दूं काम करने में तो वो कुछ ना कुछ टाइम लेगा। दो आदमी लगा दूं तो वो आधा टाइम लेगा सेम काम करने के लिए। तो यहाँ पे चार्ज तो सेम ही है ना। तो जब मैं दो को ले रहा हूं, दो चार्जेस को साथ में ले रहा हूं कैलकुलेशन करने के लिए, तो आधे चार्ज तक क्यू बाई टू तक ही तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब आया कि नहीं? अगर मैं चार चार्ज ले लेता तो चार डी क्यू ले लेता भाई साहब, चार डी क्यू ले लेता तो मुझे क्यू बाई फोर तक इंटीग्रेट करना पड़ता। अगर मैं चार डी क्यू ले लेता, अगर मैं चार डी क्यू ले लेता तो यहाँ पे आ जाता फोर डी की कॉस थीटा। मतलब चार पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो मैं इंटीग्रेट जीरो से लेके क्यू बाई फोर तक करता। अब समझ में आया? अब समझ में आया है ना? ठीक है, आई होप आप सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब जो हमारी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एक्स एक्सिस में, अभी वो डी कॉस थीटा नहीं है, अभी वो टू डी कॉस थीटा है। और डी कितना है, डी कितना है, डी तो इतना ही रहेगा। हाँ, तो टू इंटू के डी क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, कांस्टेंट टर्म्स को मैं बाहर ले लूंगा। अच्छा, कॉस थीटा मैंने लिखा ही नहीं, कॉस थीटा मैंने लिखा ही नहीं। कांस्टेंट टर्म्स को मैं बाहर ले लूंगा। ठीक है, अब इसको मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, जीरो से लेके क्यू बाई टू तक, जीरो से लेके क्यू बाई टू तक। dq का इंटीग्रेशन कितना आएगा, क्यू
और लिमिट्स कहाँ तक है, 0 से लेके q/2 तक। तो अंदर अगर मैं लिमिट्स पुट करूंगा बाद में तो क्या आ जाएगा, q/2 माइनस 0। और q/2 माइनस 0 क्या होता है, q/2। हाँ, 2kx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू q/2। तो ये 2 और ये 2 गया। अभी भी आंसर कितना आ रहा है, अभी भी आंसर कितना आ रहा है, एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, इसको ना थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। आ गया इतना, इतना आया कि नहीं, हाँ है ना, इतना आया कि नहीं, आ गया, अरे आ गया है ना, हाँ। छापो इसको, दोनों डेरिवेशन कर सकते हैं एग्जाम में, दोनों डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है। बस जब ये वाली करो तो यहाँ पे 2d cos थीटा लिख देना और इंटीग्रेट 0 से लेके q/2 तक करना। हाँ, अब ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करने लग जाना कि 4 लीजिए और q/4 तक कर रहे हैं, ऐसे भी कुछ भी एक्सपेरिमेंट मत करना, हालांकि वो चीज़ सही है, बिल्कुल सही है, बट प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है बहुत सारे टीचर्स उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें। अब क्या कर सकते हैं, चीज़ें सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि किसी बच्चे ने कुछ अलग करके दिखा दिया, कुछ नया करके दिखा दिया, तो बाकी जो और हैं, मतलब सारे नहीं, कुछ कुछ टीचर्स होते हैं जो उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ भाई बच्चा कुछ नया लेके आया, कुछ नया तरीका लेके आया। बट बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो खुद हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये मेथड तो सही नहीं है। अरे भाई वो पूरा सही है, तुम लोग नहीं मान रहे हो, उसमें हम क्या कर सकते हैं, नहीं नहीं ये शॉर्ट ट्रिक तो हम यूज नहीं कर सकते। अरे यार शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं कर रहे, कंसेप्ट तो यूज कर सकते हैं, कंसेप्ट तो यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज को कम टाइम में निकाल पा रहे हैं विद एक्चुअल कंसेप्ट, ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी शॉर्ट ट्रिक लगा के तुक्का लगा देना, एक्चुअल कंसेप्ट। अभी तक कितने लेक्चर्स हुए हैं, मैंने कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं करी, कोई भी नहीं कराई, और जो निकाली भी वो एकदम कंसेप्ट से निकलवाई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ नया मिल रहा है तो टीचर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो हमारे बोर्ड्स के खिलाफ है। अरे यार बोर्ड से बाहर निकलो, बोर्ड से बाहर निकलो, दुनिया जाने में बहुत सारी चीजें हैं। आगे इतना मिटा दूं इसको, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ओके। तो हमारा लेक्चर कुछ प्रॉब्लम की वजह से अपने आप रुक गया था, जिसकी वजह से यहीं पे लेक्चर को फिर से हमें रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो अभी हम समझाते हैं कि इसके बाद के सारे टॉपिक्स, हालांकि ज़्यादा अभी लेक्चर बचा है नहीं, बहुत ही इजी से कुछ टॉपिक्स हैं, बहुत ही इजी से सवाल हैं इसके, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना, मतलब रेज्यूम करते हैं अपना बाकी का लेक्चर। तो मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक एक्सेस, एक रिंग की एक्सेस पर वो कितनी होती है, वो कितनी होती है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2। इतना आया, इतना आया, हाँ। अभी अगर मैं कहूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम कब होगी, जैसे ये है मेरी रिंग एक, कहाँ बनाऊं, कहाँ बनाऊं, यही बना दूं, हाँ। ये है मेरी एक रिंग
और इस रिंग के एक्सिस पे मैं x डिस्टेंस दूर जाके क्या निकाल रहा हूं, इस रिंग की एक्सिस पे मैं x डिस्टेंस दूर जाके क्या निकाल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, जिसका फॉर्मूला क्या आता है, ये आता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट डायरेक्शन होती है वो इस तरफ होती है, x एक्सिस की तरफ। तो ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आया। तो अगर मैं कहूं कि कितने x डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, तो कुछ लोग कहोगे कि अगर ये x कम हो, अगर ये x कम हो, मतलब मान लो कि वो पॉइंट कहीं ना कहीं यहां पे हो, इस रिंग के पास हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पॉइंट चार्ज में तो हमने ऐसे ही पढ़ा है कि जितना पास पॉइंट होगा वो पॉइंट चार्ज से, एक चार्ज है तो वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो जितना पास होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। हाँ, तो अब कुछ लोग कहेंगे कि ये x डिस्टेंस जितना पास हो इस रिंग के उतना ही ज्यादा अच्छा है, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हाँ, तो अगर मैं कहूं सबसे पास अगर ये आ गया, एकदम यहीं पे आ गया, इस रिंग के सेंटर पे आ गया, जैसे ये मेरे पास रिंग है और अभी जो पॉइंट है वो इस रिंग के सेंटर पे आ गया, इधर x इज इक्वल टू जीरो पे, x इज इक्वल टू जीरो पे। अगर मैं इससे आगे बढ़ता तो x का कुछ डिस्टेंस आता, अभी मैंने बोल दिया x इज इक्वल टू जीरो, जितना पास आ सकता था उतना पास आ गया यहाँ पे। तो इस रिंग के सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि इस रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। हाँ, तो ये मैक्सिमम थोड़ी हुआ, ये तो जीरो हो गया। इसका मतलब यहाँ पे ये चीज नहीं चलेगी कि x जितना पास हो, क्यों, क्योंकि एक चीज देखना, यहाँ पे x किसमें है, न्यूमरेटर में भी है, अगर ये x जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते, यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, नहीं, ये चीज गलत है। यहाँ देखना x न्यूमरेटर में भी है, तो हम ये चीज तो नहीं कर सकते कि x जितना पास हो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हमें कुछ और करना पड़ेगा, हमें मैथमेटिकली ये चीज निकालनी पड़ेगी, डिराइव करनी पड़ेगी कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगी। तो कैसे निकालें? अच्छा, मैक्सिमम क्या होगी, हमें पता है, हमें पता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम निकालनी है कि कितने x पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं dE बाई dx कर दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। और जब ये जीरो आता है, जब ये जीरो आता है, इसका मतलब वो चीज मैक्सिमम है। देखो, हम dE बाई dx करेंगे और इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, जो भी dE बाई dx आएगा। फिर इसके बाद हमारे पास x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, हमारे पास x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उसी वैल्यू पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मैक्सिमम होगी, उसी वैल्यू पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मैक्सिमम होगी। अब कुछ लोग कहोगे कि जब dE बाई dx जीरो होगा, तब जब dE बाई dx जीरो होगा तब मैक्सिमा भी आ सकता है, या तो मिनिमा भी तो आ सकता है, मिनिमा भी तो आ सकता है। हाँ, ये बात तो एकदम सच है। तो आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि सिर्फ मैक्सिमम ही होगा, हो सकता है उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम भी हो। देखो, अगर मैं किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करता हूं किसी भी चीज के साथ, ठीक है, तो अगर वो चीज जीरो आ रही है मतलब या तो वो मैक्सिमम पॉइंट पे है या तो वो मिनिमम पॉइंट पे है, तो आपने ये कैसे बोल दिया कि वो मैक्सिमा ही होगा? सोचो, अभी एकदम पेन वगैरह रख दो, आराम से सोचो, इस चीज को आराम से सोचना है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की तीन वैल्यूज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की मेरे पास तीन वैल्यूज हैं, ठीक है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की तीन वैल्यूज हैं, बोले कौन कौन सी? पहला है +10, +10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, दूसरा क्या है, 0 न्यूटन पर कूलम, और तीसरा क्या है, -10 न्यूटन पर कूलम। अब इसको देख के बताओ कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, खुद देख के बताओ इसको, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और कौन सी कम है। तो सभी ने बोल दिया होगा कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा है, मैक्सिमम वाली, और कौन सी कम है? अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि ये कम है क्योंकि ये -10 लिखा हुआ है, और कुछ लोग बोल रहे होंगे कि जीरो वाला कम है। तो बताओ
बताओ बताओ बताओ, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और कौन सी कम है? ठीक है, तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ये कैसे? ऐसे कैसे? अरे ये तो माइनस है, माइनस तो जीरो से भी कम होता है, ये कैसे? अरे यार खुद सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हाँ, और अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी के आगे माइनस लगाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये मैग्नीट्यूड कम है, इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे अगर +10 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, तो -10 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसका सिर्फ यही मतलब है। बाकी अगर मैं ये पूछूं कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो वो दोनों स्ट्रांग है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 10 है। तो ये जो प्लस माइनस होता है वो वेक्टर के केसेस में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं। मैग्नीट्यूड ये नंबर बताता है, मैग्नीट्यूड ये नंबर बताता है। तो इसी वजह से ये -10 को मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि ये सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 है। अरे ये माइनस तो इसकी डायरेक्शन है, ये माइनस तो इसकी डायरेक्शन है, इतना आया। हाँ, तो सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। हाँ, इतना समझ में आ गया कि सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है, मिनिमम। ठीक है, तो अब सोचो अगर मैं dE/dx कर दूं और इस चीज को 0 के बराबर पुट कर दूं, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? we will get a value of x, we will get a value of x, we will get a value of x। हमें x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा होगी। अब भी वही सवाल है, अब भी ऐसा क्यों कह रहे हो कि सिर्फ मैक्सिमा होगी, मिनिमा नहीं? मैंने कहा we will get a value of x where electric field will be maximum। ये चीज कहीं भी किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, बहुत सारी किताबों में नहीं मिलेगी, हो सकता है किसी किसी में दिख जाए, बट बहुत सारी जगहों पे ये चीज नहीं मिलेगी जो चीज मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। मैंने कहा कि dE/dx अगर मैं कर दूं और वो 0 आ गया, तो क्या हो सकता है? या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। हाँ, बहुत सही। तो जब हम dE/dx करेंगे तब हमारे पास एक x की वैल्यू आएगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। अब फिर से वही सवाल कि मिनिमम क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मिनिमम कब आएगी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो सकती है? 0। मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो सकती है? 0। इस केस में, इस केस में 0 कैसे? अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगी। यहां रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये 0 होती है। हाँ, समझाया था ना कल, समझाया था ना पिछले लेक्चर में कि कहाँ 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 कहाँ, यहाँ। ठीक है, यहाँ ये रिंग है चार्ज्ड, इसकी वजह से इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस रिंग को 2 पार्ट्स में बांट लूं, ये चलो 4 पार्ट्स में बांट लूं, तो इस पॉजिटिव वाली की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, इस पॉजिटिव वाली की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, इस पॉजिटिव वाली की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, इस पॉजिटिव वाली की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी। तो ये चारों एक दूसरे को कट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी आ जाएगी? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी आ जाएगी? 0, जो कि मिनिमम है, जो कि मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, मतलब इस केस में, रिंग वाले केस में, जो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 0 आ सकती है सेंटर पे। हाँ, अब यहां से जो मुझे x की वैल्यू मिलेगी, यहां से जो मुझे x की वैल्यू मिलेगी, जब मैं उसको यहां पे पुट करूंगा तो मैं क्या देखूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आ रही, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आ रही। इसका मतलब मिनिमम हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम कब हो रहा है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब मिनिमा नहीं है तो बचा क्या? मैक्सिमा। तो इसी वजह से कई कई बुक्स में डायरेक्ट लिखा होता है कि dE/dx अगर 0 आ रहा है तो वो मैक्सिमा होगा, जबकि एक्चुअल कंसेप्ट क्या है कि वो मैक्सिमम भी हो सकता है बट मिनिमम भी हो सकता है। बट जैसे हमने x की वैल्यू रख के देखी तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आ रही। जो भी हमारे पास x की वैल्यू आएगी हम उसको रख के देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आ रही, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आ रही मतलब वो मिनिमा नहीं है, और जब मिनिमा नहीं है तो बचा क्या? मैक्सिमा।
तो वो मैक्सिमा होगा। अब इतना समझ में आया, अब इतना समझ में आया, अब इतना समझ में आया। इसका मतलब मिनिमा नहीं है, मैक्सिमा है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम बिकॉज electric field was not zero on putting value of x, on putting value of x, not zero मतलब मिनिमा नहीं थी वो, मिनिमा नहीं थी वो। आ गया, आ गया। तो इतना सब कुछ अपनी भाषा में समझने के लिए थोड़ा सा छाप लो अपने नोट्स में, ताकि याद रहे कि आखिर क्यों हमने इसको सिर्फ मैक्सिमा ही कहा, मिनिमा नहीं कहा। ठीक है, तो इस सब को छाप लो जब तक मैं अपने इस प्यार से मार्कर को इंक पिला दूं। छापो। आ गया इतना? बताओ, मिटा दूं? मिटा दूं? अरे है ना, मिटा दूं? बोलो। ठीक है, आ गया इतना? तो अभी हमें क्या निकालना है? अभी हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ एक्स एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। कि एक रिंग की एक्सिस पर कितने एक्स डिस्टेंस पर, सेंटर से कितने एक्स डिस्टेंस पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगी। तो आओ भाई निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2। आ गया? ठीक है। अभी जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? डी बाई डी एक्स को 0 कर दूंगा। तो मैं डी बाई डी एक्स निकालता हूं, तो मैं डी बाई डी एक्स निकालता हूं। कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? आओ निकालते हैं। इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इस पूरे का डिफरेंशिएशन मुझे करना पड़ेगा। अब खुद सोचो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ न्यूमरेटर भी है और कुछ डिनोमिनेटर भी है। मान लो न्यूमरेटर को मैंने कह दिया u और डिनोमिनेटर को मैंने बोल दिया v। न्यूमरेटर को मैंने बोला u और डिनोमिनेटर को मैंने बोल दिया v। तो जब भी कुछ ऐसा सिनेरियो आता है कि हमें किसी u बाई v वाली चीज का, किसी u बाई v वाली चीज का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग x वगैरह, ठीक है? तो क्या आता है इसका आंसर? सबसे पहले डिनोमिनेटर में आता है v का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आता है? v का स्क्वायर। और न्यूमरेटर में क्या आता है? v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। इतना आया? तो ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। आया? हाँ। तो जब हम ये वाली चीज का यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो खुद सोचो यहाँ पे डी बाई डी एक्स है। हाँ, तो डी किसका डिफरेंशिएशन करना है? इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या होगा? जो v है उसका नीचे स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, इसमें v क्या है? ये, इसमें v क्या है? ये, तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर कितनी थी? 3/2 थी। और इस पूरे का हमने कर दिया स्क्वायर, इस पूरे का हमने कर दिया स्क्वायर। हाँ, ठीक है। और ऊपर क्या हुआ? v इंटू डी यू बाई डी एक्स, v इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो v हमारे पास ये था, v को एज इट इज लिख देंगे, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स। u क्या है? के क्यू एक्स। आ गया अपना? हाँ, माइनस माइनस u एज इट इज
डिफरेंशिएशन किसका, v का, डिफरेंशिएशन किसका, v का। आ गया इतना, आया इतना, ठीक है। इतना आया कि फॉर्मूले को हमने लिखा कैसे, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे लिखा कैसे, ठीक है। जो नीचे वाला टर्म था v, उसका हमने स्क्वायर कर दिया, उसका हमने स्क्वायर कर दिया, फिर v को एज इट इज लिखा, देखो v को एज इट इज लिखा, du by dx कर दिया, फिर u को ऐसे लिखा, एज इट इज लिखा, फिर dv by dx कर दिया, और बीच में आएगा माइनस, बीच में आएगा माइनस। आ गया इतना, आ गया इतना, हाँ। अच्छा, अब सोचो, अब सोचो, अगर किसी चीज की पावर, अगर किसी चीज की पावर a है, कुछ इसकी पावर है m, और अगर मैं इसी को एक और पावर दे दूं n, इस पूरे को एक और पावर दे दूं n, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, a की पावर m इंटू n, a की पावर m इंटू n। हाँ, अब यहाँ पे देखो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की पावर थी कुछ 3/2, और मैंने इसको एक और पावर दे दी स्क्वायर की, तो इसका आंसर क्या आएगा, इतना आया, और ये 2 और 2 कटा, तो बचा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3। अच्छा, न्यूमिनेटर में क्या आएगा, न्यूमिनेटर में क्या आएगा, ये एज इट इज रहेगा, इस चीज का डिफरेंशिएशन देखो, के क्यू कॉन्स्टेंट है तो के क्यू आ गया बाहर, के क्यू आ गया बाहर, के क्यू एक कॉन्स्टेंट है वो आ गया बाहर, अंदर क्या बचा x। अब x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx कितना आता है 1, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx कितना आता है 1, माइनस माइनस के क्यू एक्स एज इट इज, के क्यू एक्स एज इट इज। हाँ, अब देखना है यहाँ पे लगेगा चेन रूल, यहाँ पे लगेगा चेन रूल, यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल। जब भी डिफरेंशिएशन में, जब भी डिफरेंशिएशन में हम किसी चीज का डिफरेंशिएशन करते हैं, x की पावर n है जैसे, ठीक है, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर क्या आता है, ये जो n है, पावर है इसकी, वो बाहर आ जाती है इस x के साथ मल्टीप्लीकेशन में, और x की पावर n माइनस 1 हो जाती है, x की पावर n माइनस 1 हो जाती है। तो सेम चीज यहाँ पे होगी, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, इसकी पावर 3/2 थी, तो 3/2 एज इट इज बाहर आ जाएगा, जैसे n बाहर आया था। हाँ, और इस पूरे की पावर एक कम हो जाएगी, तो 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 कितना होता है 1/2। अब चेन रूल लगेगा, मतलब इस पूरे के अंदर भी डिफरेंशिएशन होगा, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आता है 2x, इतना आया, इतना आया, है ना, इतना आया कि नहीं, अरे है ना, हाँ ठीक है। अब अब एक चीज देखना, क्या मैं के क्यू को कॉमन ले सकता हूँ, अरे हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ। तो मैं के क्यू को कॉमन लेके इस सबसे बाहर लेके आया, इस पूरी मोह माया से मुक्त कर दिया इसको, इस के क्यू को मैं बाहर लेके आया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा ये के क्यू बाहर आ गया, तो अंदर यहाँ पे और कुछ नहीं होगा, माइनस के क्यू बाहर आ गया, ये अंदर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स बचा है, ठीक है। अब ये 2 और ये 2 तो कट गया, हाँ ये 2 और ये 2 तो कट गया। अब एक चीज देखना, ये है x और बाहर भी था x, तो ये क्या एक्स स्क्वायर बन जाएंगे, हाँ, और एक और 3 भी था ऊपर, तो 3 यहाँ पे है, और इसके साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, ठीक है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका क्यूब आ गया, इतना आया, है ना, इतना आ गया। हाँ, अब एक चीज देखना, फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए जो मेरा डी बाई डी एक्स है, जो मेरा डी बाई डी एक्स है, इसको 0 होना चाहिए, हाँ है ना, हाँ। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा टर्म लिखा हुआ है, इस चीज को 0 होना पड़ेगा, हाँ। अब ये पूरा का पूरा टर्म 0 किसकी वजह से होगा,
क्या ये के क्यू की वजह से जीरो हो सकता है? के एक कांस्टेंट है और चार्ज तो कभी जीरो होगा नहीं। अरे अगर चार्ज जीरो हो गया तो वो चार्ज रिंग ही नहीं रही, और जब वो चार्ज रिंग ही नहीं रही तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल किसकी रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की निकलती है ना, तो चार्ज जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर चार्ज जीरो हो गया तो सारे कैलकुलेशन, सारे कंसेप्ट सब बाहर में गए ना, कि हम किसी अनचार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते, तो चार्ज कभी जीरो नहीं हो सकता यहाँ पे। तो के कांस्टेंट और चार्ज भी जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, और ये जो देखो डिनोमिनेटर वाला टर्म आर स्क्वायर, किस चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है? हाँ, एक्स स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव होगा, और इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ, हाँ तो ये भी पॉजिटिव होगा। और इस चीज की पावर 3, इस चीज की पावर 3, अरे किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब कर दो वो भी पॉजिटिव आएगा। जीरो तो नहीं आएगा ना कुछ कि इसकी वजह से कुछ ना कुछ जीरो हो जाए। अरे नहीं, इसका मतलब इसकी वजह से भी जीरो नहीं हो सकता। मतलब ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है, ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है, अगर ये जीरो हो जाए तो डी बाई डी एक्स भी जीरो हो जाएगा। हाँ, अगर ये न्यूमरेटर जीरो हो जाए, ये तो हो सकता है ना जीरो, क्योंकि बीच में माइनस लगा है। अगर ये और ये बराबर हुए और बीच में माइनस है तो ये जीरो हो गया ना। और जब न्यूमरेटर जीरो हो गया तब डी बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर है वो जीरो होगा, ये जो न्यूमरेटर है वो जीरो होगा, तभी डी बाई डी एक्स जीरो होगा। हाँ, इतना आ गया। इसका मतलब ये जो है वो जीरो होना चाहिए। अब क्या ये चीज दिखाई पड़ रही है मेरे पास? और कितनी जगह है? हाँ, मेरे पास थोड़ी सी जगह और है, थोड़ी सी जगह और है। अच्छा, और ये चीज जीरो कब होगी? जब ये और ये दोनों बराबर हो, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है। तो जब ये और ये बराबर होंगे और बीच में माइनस लगा हुआ है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कट कर देंगे। हाँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं क्या लिख सकता हूँ कि 3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2। आया था? ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। हाँ, अब एक चीज देखना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/2 इससे कटेगा, इससे कटेगा, और इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। इतनी मैथ तो आती है ना? अरे इतनी मैथ तो आती है ना कि अगर अगर a की पावर m है और अपॉन में a की पावर n है, तो इसका आंसर क्या आएगा? a की पावर m माइनस n। तो ये भी चीज तो इसके अपॉन में ही तो है, इसको यहाँ लाके देखो, इसको यहाँ पे लाके देखो, ये भी चीज तो इसके अपॉन में है, तो इनकी पावर माइनस हो जाएगी। हाँ, तो 3/2 माइनस 1/2 कितना होता है? 3/2 माइनस 1/2 कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? 1। तो इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूँ? इस चीज की पावर 1, इस चीज की पावर 1। हाँ, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी पावर 1 है तो कुछ लिखूं ना लिखूं कुछ फर्क तो पड़ता है नहीं। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर यहां आ जाएगा। जब ये एक्स स्क्वायर यहां आके माइनस हो गया तो बचेगा क्या? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन 2, आर स्क्वायर अपॉन 2। तो x कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट 2। x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट 2। x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट 2। क्या ये चीज दिखाई दे रही है? थोड़ी सी दिखाई नहीं दे रही, थोड़ी सी दिखाई नहीं दे रही। अरे ये चीज तो समझ में आ गई ना, इस चीज को काट सकता हूँ। हाँ, इस चीज को हटा दो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट 2। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट 2। इतना आया? इतना आया है ना? इतना आ गया? ठीक है, आया? ठीक है, तो छापो इसको। इसका मतलब जब x r बाय रूट 2 डिस्टेंस पर होगा, r क्या है? रेडियस ऑफ रिंग। जब x r बाय रूट 2 डिस्टेंस पर होगा तब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, तब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। आ गया? आ गया है ना? ठीक है, छापो इसको। अब प्लस माइनस क्या लिखा है, इस चीज की फील्ड क्या है वो भी सब कुछ दूंगा। अभी इस चीज को छाप लो, अगर ये मैथमेटिकली ये सब कुछ समझ में आ गया। बाकी फील्ड क्या है वो फील्ड देना मेरा काम है, वो सब कुछ मैं दे दूंगा। ये छापो।
इतना आ गया। अब हमें एक चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब है, x इज टू आर बाय रूट टू पे। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मैक्सिमम तो है उसका, पर मैग्नीट्यूड कितना है वो अभी हम निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2। और हमें ये चीज पता है कि एट एक्स इज इक्वल्स टू आर बाय रूट टू। आर बाय रूट टू क्यों लिखा है, प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि प्लस माइनस, बताऊं क्या कह रहा है, देखो ये हमारी रिंग, ये है हमारी रिंग, इस रिंग में कौन सा चार्ज है, इस रिंग में पूरा का पूरा कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। हाँ ठीक है, इस रिंग में कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मैं इस तरफ जाऊं, अगर मैं इस तरफ जाऊं तो इस तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई। अब अगर मैं x को इधर की तरफ लेके आऊं तो अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाएगी इस तरफ, इसकी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाएगी। तो जो x इज इक्वल टू प्लस आर बाई रूट टू था ना, वो इस डायरेक्शन वाला था कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है और इस डायरेक्शन में x नेगेटिव है, यही मतलब था उसका। बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा, अभी जो मैग्नीट्यूड आएगा ना x इज इक्वल टू आर बाई रूट टू रख के, वो दोनों में सेम होगा, दोनों में सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में हो, x इज इक्वल टू आर बाई रूट टू रखने पर उनका मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। बस वो जो माइनस आएगा वो किसका आएगा, डायरेक्शन का आएगा, वो जो माइनस आएगा वो किसका आएगा, डायरेक्शन का आएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं माइनस नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि वो माइनस क्या बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ तो x इज इक्वल टू आर बाई रूट टू, आओ रख के देखते हैं। के क्यू x की जगह में क्या रख दूंगा, r बाई रूट टू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, देखो एक्स स्क्वायर है, x की जगह क्या रखना है, आर बाई रूट टू, और आर बाई रूट टू का स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर अपॉन टू। हाँ और इसकी पावर कितनी है, 3/2। तो के क्यू आर बाई रूट टू अपॉन के क्यू आर बाई रूट टू अपॉन, इसका आंसर कितना आएगा, 3r स्क्वायर अपॉन टू, 3r स्क्वायर अपॉन टू, इस चीज की पावर 3/2। तो के क्यू आर अपॉन रूट टू, के क्यू आर अपॉन रूट टू, के क्यू आर अपॉन रूट टू अपॉन, अब एक चीज देखना, अब एक चीज देखना, इस सभी की पावर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस पूरे टर्म को, इस नीचे वाले टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 की पावर 3/2 इंटू आर स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 2 की पावर 3/2। हाँ ये पावर मैं ऐसे बांट सकता हूं, बिल्कुल बांट सकता हूं, है ना, बांट सकता हूं बिल्कुल। के क्यू आर अपॉन 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 रूट टू, के क्यू आर अपॉन रूट टू। अब एक चीज देखना है, 3 की पावर जो 3/2 है वो कैसे आई होगी, अगर मैं 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/2 को मल्टीप्लाई करूं तो यही चीज तो क्या आएगी, 3 की पावर 1 प्लस 1/2, इसी चीज को हम कहते हैं 3 की पावर 3/2। हाँ इसी चीज को तो कहते हैं 3 इंटू रूट थ्री, 3 इंटू रूट थ्री। देखो ये लिखा हुआ है 3 और ये क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 1/2 मतलब रूट थ्री। तो 3 की पावर रूट थ्री किसके बराबर है, 3 की पावर 3/2 के बराबर है। हाँ ये बात तो एकदम सच है, ये बात तो एकदम सच है। तो मैं 3 की पावर 3/2 को क्या लिख सकता हूँ, 3√3, 3√3। अच्छा इस चीज को तो, ये तो बहुत आसान है, 2 2 कट जाएंगे, आर क्यूब बचेगा, 2 2 कट जाएंगे, आर क्यूब बचेगा अपॉन 2 की पावर 3/2 को क्या लिखूंगा, सेम चीज 2√2, 2√2, 2√2। हाँ आ गया, आ गया इतना, ठीक है।
अब इस चीज को अगर मैं लिखना चाहूँ, इस चीज को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, रूट टू से कटेगा, रूट टू से कटेगा, ये आर और ये आर क्यूब कटेगा तो आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, ये आर और ये आर क्यूब कटेगा तो आर स्क्वायर बच जाएगा। और जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कहाँ लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कौन सी वाली, मैक्सिमम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू आर बाय रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम थी, तो जो हमारे पास ई मैक्स आएगा, ई मैक्स आएगी, ठीक है, कितनी आएगी, के क्यू, टू के क्यू अपॉन 3 √3 r², 2kq अपॉन 3 √3 r², कितना आया, कितनी है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, 2kq अपॉन 3 √3 r²। चाहे इसको याद रखो ना रखो, हालांकि मैं तो कहूंगा कि याद रख लो, क्योंकि इतना सब कुछ निकालने में भी टाइम लगता है ना एग्जाम में। बट अगर ये चीज याद नहीं भी हो रही है, कुछ कंफ्यूजन हो गया, तो इस चीज को तो याद रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि x इज इक्वल टू आर बाय रूट टू पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगी, और मिनिमम कब होगी, x इज इक्वल टू 0 पे, 0, x इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी मिनिमम। आ गया, आ गया था, आ गया था, ठीक है, पक्का बिठा दो उसको, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ग्राफ बनाओ, ड्रॉ ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ x, कि x के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगी उसका ग्राफ बनाओ। ठीक है, कैसे बनाएंगे ग्राफ, कैसे बनाएंगे, हमें अभी तक 3 चीजें पता है, कौन कौन सी, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, के क्यू एक्स अपॉन r² प्लस x² इसकी पावर 3/2, ये फॉर्मूला है। और हमें एक और चीज पता है कि एट x इज इक्वल्स टू आर बाय रूट टू प्लस माइनस आर बाय रूट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगी, कितनी मैक्सिमम होगी, 2kq अपॉन 3 √3 r², इतनी होगी। हमें ये 3 चीजें पता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम इन 3 चीजों से ग्राफ बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। अब तो मैंने एक ग्राफ बनाया, मैंने एक ग्राफ बनाया, तो मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, और ये है मेरी चार्ज रिंग, ये है मेरी चार्ज रिंग। हमें एक चीज पता है, किस चीज की ग्राफ है, यहाँ पे y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड और x एक्सिस में x मतलब डिस्टेंस, ठीक है। अब हमें एक चीज पता है कि x इज इक्वल टू आर बाय रूट टू पे, x इज इक्वल टू मतलब ये है 0, ये है 0, और यहां से थोड़ा सा आगे आर बाय रूट टू डिस्टेंस तक, मान लो वो आर बाय रूट टू डिस्टेंस यहाँ पे है कुछ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट टू, मतलब प्लस आर बाय रूट टू भी और माइनस आर बाय रूट टू भी। माइनस आर बाय रूट टू पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी वो मैक्सिमम है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी वो मैक्सिमम है, हाँ, और इस सेंटर पे 0 है, मतलब जो ग्राफ होगा हमारा, जो ग्राफ होगा हमारा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी कहाँ पे, आर बाय रूट टू पे, हाँ,
उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी r/√2 पे और जीरो होगी x इक्वल टू 0 पे। हाँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इंक्रीज करना स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, r/√2 तक इंक्रीज करेगी, 0 से स्टार्ट होगी, r/√2 तक इंक्रीज करेगी, फिर r/√2 के बाद फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लग जाएगी, क्योंकि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो r/√2 पे थी। और एक बार कोई चीज अपने मैक्सिमम पे आ गई तो वहां से गिरने लग जाएगी, एक बार कोई चीज अपने मैक्सिमम पे आ गई फिर वो वहां से गिरने लग जाएगी, क्योंकि अगर वो और ऊपर उठी, जैसे ये है, अगर वो और ऊपर उठी तो ये वाला पॉइंट उसका मैक्सिमम था ही नहीं ना, क्योंकि वो और ऊपर जा रही है, तो मैक्सिमम आने के बाद वो फिर से वो चीज गिरेगी। तो इसका ग्राफ अगर मैं और थोड़ा अच्छे से बनाऊं तो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, ऊपर उठेगी, ग्राफ ऊपर उठेगा, ग्राफ ऊपर उठेगा, और फिर ये नीचे गिर जाएगा, ऊपर उठेगा फिर ये नीचे गिर जाएगा, ऊपर उठेगा r/√2 डिस्टेंस तक, फिर ये नीचे गिर जाएगा। अच्छा, रिंग के इधर के साइड, रिंग के इधर के साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जैसे ये रिंग है, इसके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है पॉजिटिव वाली, और इस रिंग के इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है नेगेटिव वाली। इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनाऊंगा रिंग के, तो वो नेगेटिव वाली बनाऊंगा। कैसी बनाऊंगा, नेगेटिव वाली। तो ये भी 0 से स्टार्ट होगी, नेगेटिव के मैक्सिमम तक पहुंचेगी, फिर कम होने लग जाएगी, 0 से स्टार्ट होगी, नेगेटिव के मैक्सिमम तक पहुंचेगी, फिर कम होने लग जाएगी। आ गया ना? तो एक ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, यह पॉजिटिव का मैक्सिमा, ये नेगेटिव का मैक्सिमा, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। कितनी है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वाली, कितनी है, कितनी है, Emax कितना है, 2kq अपॉन 3√3r², 2kq अपॉन 3√3r²। कितना है Emax, कितना है Emax, माइनस 2kq अपॉन 3√3r²। ये माइनस क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। इस माइनस का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इस माइनस का मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। आगे फील्ड आ गई, फील्ड आ गई, हाँ है ना, फील्ड आ गई, हाँ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही जा रही जा रही, और ये जीरो कब होगी, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी वो जीरो कब होगी, पहली बात x इक्वल टू 0 पे होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और दूसरा x इक्वल टू इंफिनिटी पे, जब x हमारा इंफिनिटी तक जा रहा होगा, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, बहुत दूर, इस रिंग से बहुत दूर डिस्टेंस पर, इस रिंग से बहुत दूर डिस्टेंस तक, इनफिनाइट डिस्टेंस पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 हो जाएगी। आ गया? वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 होती है किसी भी चार्ज की, जब वो इनफिनाइट डिस्टेंस दूर हो, पॉइंट चार्ज। ठीक है, इतना आ गया। तो x इक्वल टू 0 कब होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगी, x इक्वल टू 0 पर, और x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी पर। क्या इतना आया, क्या इतना आ गया, ठीक है, छापो इसको, छाप लिया, छाप लिया, मिटा दो इसको, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया, कैसा क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, राइट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ आर। अब ये आर क्या है, देखो, ये है हमारी रिंग, ये है हमारी, अरे यार ये कैसी रिंग है, ये है हमारी रिंग, ये है हमारी रिंग, ठीक है।
अब हमें पता है कि ये वाला इसका होता है रेडियस, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर, इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अब इन्होंने बोला हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस r, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी क्या है, इन टर्म्स ऑफ r लिखनी है। इस r के टर्म्स में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि हमें पता है, जो कि हमें पता है, हमें क्या पता है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2, इसकी पावर 3/2। हाँ, अब इन्होंने बोला कि आर के टर्म्स में लिखे है ना, तो उसमें एक्स होना चाहिए, ना तो ये सब कुछ भी नहीं, आर होना चाहिए सिर्फ, ये एक्स कुछ नहीं होना चाहिए, एक्स को हटाना है। जैसे सोच लो, ये एक्स तो हमने कुछ जनरल टर्म, जनरल पॉइंट एज्यूम किया था ना कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर, ये एक्स कितना है किसी को नहीं पता, ये एक्स कितना है किसी को नहीं पता, तो उन्होंने यही कहा है कि आर के टर्म्स में इसको बताओ। अभी हम इसको एक्स के टर्म्स में बता रहे थे, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को आर के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम लगा के, यहाँ से देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, हाँ समझाया था इसी लेक्चर में। अब यहाँ से देखो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, हाँ, और आर क्या होगा, आर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आर, आर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2, इसकी पावर 3/2। ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, अब अगर मैं यहाँ पे, ओए 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 3/2 कहाँ से, 3/2 कहाँ से, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2 मतलब रूट। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूं तो वो कितना आएगा, के क्यू एक्स अपॉन, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/2 और इस पूरे की पावर 3, ऐसा लिख सकता हूं। हाँ, ये अभी भी इसकी पावर 3/2 है, यहाँ पे भी इसकी पावर 3/2 है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/2, क्या वो आर के बराबर है, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, आर, इस पूरे की जगह क्या आ गया, आर और इसकी पावर 3। हाँ, इसका मतलब ये वाली चीज तो हट गई, अभी मुझे सिर्फ इस x को हटाना है, अभी मुझे सिर्फ x को हटाना है। ठीक है, फिर से ये वाली टर्म देखो, फिर से ये वाली चीज देखो, अगर मैं यहां से x स्क्वायर लिखूं तो वो कितना आएगा, अगर मैं यहां से x स्क्वायर लिखूं तो वो कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा। हाँ, और x कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। हाँ, आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर क्यू। तो क्या मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी, क्या मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी इन टर्म्स ऑफ आर। तो जल्दी से छापो इसको, जब तक मैं अपना ढक्कन ढूंढता हूं। अपना ढक्कन नहीं, मेरा मतलब था मार्कर का ढक्कन, मेरा ढक्कन नहीं है। ठीक है, आ गया, मिटा दूं इसको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन क्या आया, अब एक क्वेश्चन क्या आया, ठीक है, ये लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है ना, हाँ लास्ट है। फाइंड फाइंड टाइम पीरियड ऑफ माइनस क्यू चार्ज, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ माइनस क्यू चार्ज। मान लो ये मेरे पास रिंग है, पॉजिटिवली चार्ज रिंग, ठीक है, ये मेरे पास रिंग है, पॉजिटिवली चार्ज रिंग, इससे यहाँ पे, इससे यहाँ पे, इससे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, और इससे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी इस तरफ। इतना आता है सभी को। हाँ, अभी अगर मैं इसी के एक्सिस पे,
ये क्या है, ये पूरा का पूरा, अरे खुल जा भाई, हाँ, ये पूरा का पूरा इसी रिंग का एक्सेस है, इसके सेंटर से पास होता हुआ। हाँ, अगर मैं इसी के एक्सेस पे थोड़ा सा कुछ एक्स डिस्टेंस दूर एक माइनस क्यू चार्ज रख दूं, तो अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, और एक नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है। हाँ, तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो इधर की तरफ लगेगी। हाँ, इधर की तरफ लगेगी, तो वो इधर आना चाहेगा। जैसे ये एक था पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, अभी क्या हुआ, एक पॉइंट चार्ज था यहाँ पे माइनस वाला, तो उस पर फोर्स लगेगी इधर की तरफ, रिंग की तरफ, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगी तो वो चार्ज इधर की तरफ मूव करेगा। अब जब वो बीच में पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो फोर्स भी जीरो हो जाएगी, है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो इस पे जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगी, बट क्योंकि वो कुछ डिस्टेंस दूर से यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी, इनर्शिया की वजह से। हाँ, तो वो जब इधर आ रहा था ऑलरेडी कुछ ना कुछ डिस्टेंस से, तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, तो वो इस रिंग के पीछे वाली साइड आ गया। अब जब ये पीछे आया, इस तरफ आ गया पीछे वाली साइड, तो क्या होगा, जब वो यहां से लेके यहां तक आ गया इस रिंग के ये पीछे वाली साइड, अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो अब इस पे फोर्स कहां लगेगी, इस तरफ। अब ये वापस उस तरफ जाएगा, फिर ये वापस इस तरफ जाएगा, तो ऐसे 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 करते करते ये माइनस क्यू चार्ज ऑसिलेशंस करने लग जाएगा इस पॉजिटिवली चार्ज रिंग के, ऐसे 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 ये ऑसिलेशंस करने लग जाएगा हमारा माइनस क्यू चार्ज। अरे हाँ, तो अभी हमें क्या बोला है, इसी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालो। वाह, बहुत बढ़िया सवाल। तो आओ इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, आओ देखते हैं। हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लगेगी किसी भी चार्ज पे, वो कितनी होती है, क्यू ई होती है। हाँ, चार्ज कितना है, क्यू। अभी मैं माइनस क्यू इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। ये माइनस क्यू क्या बता रहा था कि फोर्स इस तरफ लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है तो फोर्स इस तरफ लगेगी। ये माइनस क्यू सिर्फ इतना बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्योंकि ये चार्ज माइनस है, बाकी इस माइनस का कुछ और रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो फोर्स कितनी लगेगी, Q इंटू ई। अभी x डिस्टेंस दूर, ये जो चार्ज रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, कुछ x डिस्टेंस दूर रखा हुआ है, तो x डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, हमें पता है kqx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। आ गया इतना आ गया। हाँ, तो ये मेरे पास आ गया फोर्स, ये मेरे पास आ गया फोर्स। हाँ, अच्छा, अगर फोर्स ये है तो मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। हाँ, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बटे मास। मास किसका, अरे फोर्स किस पे लग रही है, माइनस क्यू चार्ज पे, तो मास किसका रखेंगे, माइनस क्यू चार्ज का ही रखेंगे। तो मास किसका आएगा, इसी माइनस क्यू चार्ज का। इस क्यू को मैं अंदर भेज दूँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इतना आ गया, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में या हर ही क्वेश्चन में लगभग एक चीज दी रहती है, एज्यूम डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज एंड assume displacement of charge and oscillations are small। मतलब ये जो चार्ज था वो
इसका डिस्प्लेसमेंट कम था, मतलब वो छोटी सी एक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ था। ये जो एक्स डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा होता ना तब सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो पाता, ऑसिलेशन इतना सही से नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये जो एक्स डिस्टेंस है ना वो बहुत कम रखा जाता है, एकदम जैसे ये रिंग है, जैसे ये रिंग है, एकदम एक्स डिस्टेंस छोटा सा होता है, इधर इधर ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऑसिलेशन होते हैं। ऑसिलेशंस कैसे होते हैं? छोटे छोटे ऑसिलेशन होते हैं। तो ये जो एक्स होता है ना वो आर के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इस रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। यहाँ पे मुझे दिखाना पड़ा ज्यादा क्योंकि मुझे समझाना था ताकि वो क्लियरली दिखे, बट इन रियलिटी ये जो एक्स होता है वो आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। आ गया? हाँ, ये जो एक्स होता है वो आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। अब अगर एक्स आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है तो एक चीज देखो, ये एक्स इस आर के सामने तो 0 के बराबर होगा, अरे बहुत छोटा है। अगर एक्स 1 है तो आर रेडियस 1000 है, तो अब 1 की वैल्यू क्या है 1000 के आगे? कुछ भी नहीं। तो इसी वजह से x को मैंने 0 बोल दिया कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं r के सामने। इस वाले x को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि r के इसमें ऐसे नहीं लिखा हुआ ना कि प्लस में लिखा हुआ। ये x डिस्टेंस जो है वो कम है, बट नेग्लेक्ट हम कब करते हैं? जब प्लस माइनस में हो कोई चीज। मल्टीप्लाई डिवाइड में हम नेग्लेक्ट नहीं करते, भले वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। जैसे हम 1 प्लस 0.001 को 1 लिख सकते हैं, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। बट हम 1 इंटू 0.001 को 1 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना? तो वैसे जब भी कोई चीज बहुत छोटी हो और वो मल्टीप्लिकेशन में हो तब उसको नेग्लेक्ट मत करना, बट अगर वो एडिशन में हो तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो ये r के आगे तो ये 0 होगा। हाँ, तो ये कितना बच गया? के क्यू एक्स अपॉन एम आर स्क्वायर, और इस पूरे की टर्म, इस पूरे की पावर कितनी है? 3/2। अभी ये 2 दोनों कट गया, तो एक्सेलरेशन मेरे पास कितनी आई? के क्यू एक्स अपॉन एम आर क्यूब, के क्यू एक्स अपॉन एम आर क्यूब, के क्यू एक्स अपॉन एम आर क्यूब। हाँ, के क्यू एक्स अपॉन एम आर क्यूब। इतना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अभी हमें एक चीज पता है, कि इन एस एच एम, हालांकि ये फॉर्मूला क्लास 11th का होता है, बट यहाँ पे भी मैंने कहाँ समझाया हुआ था? यहाँ मैंने समझाया हुआ था लेक्चर नंबर 5 में। तो जिसको नहीं आता वो लेक्चर नंबर 5 में थोड़ा सा स्किप करके देख सकता है, वो लेक्चर नंबर 5 में थोड़ा सा स्किप करके देख सकता है, या तो मैं क्लिप काट के यहाँ पे लगा दूंगा, मैं उसकी क्लिप काट के यहाँ पे लगा दूंगा। ओके, तो वो देख लें। एसएचएम की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, कि टाइम के साथ ये कितना डिस्प्लेस कर रहा है। x क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो कि ऑसिलेट कर रहा है। अगर मैं वेलोसिटी निकालूं सेम पार्टिकल की, तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। हाँ, तो मैं इस चीज को डिफरेंशिएट कर दूंगा, a sin ओमेगा टी। अब sin ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos ओमेगा टी। और यहाँ पे cos ओमेगा नहीं है, cos यहाँ पे sin t नहीं है, sin ओमेगा t है। तो चेन रूल के हिसाब से ओमेगा बाहर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना? अब बेसिक मैथ्स इसको नहीं पता, बेसिक मैथ्स 11th की रिवाइज कर लेना। तो अगर sin थीटा लिखा हुआ है, जैसे जैसे कहाँ लिखा हूँ मैं, जैसे sin ओमेगा टी लिखा हुआ है ना, sin ओमेगा टी लिखा हुआ है, बट डिफरेंशिएट किसके हिसाब से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है, सिर्फ t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ओमेगा तो यहाँ एक्स्ट्रा बच गया ना, कुछ ना कुछ ओमेगा यहाँ पे एक्स्ट्रा बच गया ना। तो ऐसे केस में क्या होता है? डिफरेंशिएट के टाइम ये ओमेगा बाहर आ जाता है, इसको हम बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। आया? तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं वो क्या हो गया? dv बटे dt, मतलब मैं इस चीज का भी डिफरेंशिएट कर दूंगा, कितना आ जाएगा? ओमेगा ए तो वैसा ही रहेगा। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, साइन ओमेगा टी आ गया। अब फिर से कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है, ओमेगा एक एक्स्ट्रा है ना अंदर, ये तो टी के हिसाब से हो रहा है डिफरेंशिएट, और अंदर ओमेगा एक एक्स्ट्रा है, तो ओमेगा ये बाहर आ जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। आया? अब यहाँ पे एक चीज देखना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर
ए साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, और ए साइन ओमेगा टी क्या था, एक्स। ठीक है, ये डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं। ऐसे एक्सेलरेशन जो होता है हमारे पास वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, वहां पे मैंने सब कुछ समझाया है। माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। हाँ, तो ये जो माइनस है वो डायरेक्शन बताएगा। हाँ, और यहाँ पे देखना जो एक्सेलरेशन है वो कितनी आई है, के क्यू एक्स अपॉन एम आर क्यूब, के क्यू एक्स अपॉन एम आर क्यूब। हाँ, अब एक चीज देखना, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन है, एक्स एक्स है, तो ये जो बीच में बचा है वो क्या होगा, ओमेगा। ये जो बीच में बचा है वो क्या होगा, ओमेगा। और एक्स माइनस को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्शन बताता है कि एक्स और एक्सेलरेशन, एक्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है। जैसे एक्स क्या पॉजिटिव है, हाँ, क्या एक्स पॉजिटिव है, हाँ, पर क्या फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ है, हाँ, और जिस डायरेक्शन फोर्स होता है उसी तरफ में एक्सेलरेशन भी होता है क्योंकि F इज इक्वल टू एम होता है। हाँ, मतलब एक्स की डायरेक्शन तो यहाँ पे इस तरफ है पॉजिटिव, पर फोर्स की डायरेक्शन या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ है, अपोजिट है ना, तो इसी वजह से माइनस आता है। यही समझाना था, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये जो बीच में है के क्यू अपॉन एम आर क्यूब, क्या ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, हाँ। तो अगर मैं ओमेगा निकालूं तो वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ के क्यू अपॉन एम आर क्यूब। हाँ, टाइम पीरियड कितना आता है, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड कितना आता है, 2 पाई बाय ओमेगा। हाँ, तो 2 पाई 1/ओमेगा कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ एम आर क्यूब अपॉन के क्यूब, अंडर रूट ऑफ एम आर क्यूब अपॉन के क्यूब। क्या आंसर आ गया, क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या, हाँ, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, इस क्यूब को मैंने यहाँ पे आते तो गायब ही कर दिया, बताओ। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम आर क्यूब अपॉन के क्यू क्यूब। क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आ गया, पूरा का पूरा समझ में आ गया कि हमने टाइम पीरियड निकाला कैसे। हाँ, सबसे पहले हमने फोर्स निकाला, फिर हमने एक्सेलरेशन निकाली, फिर जब एक्सेलरेशन आ गई तो हमें एसएचएम का फॉर्मूला पता था। हाँ, अभी उसको हमने इससे कंपेयर कर दिया, तो इससे कंपेयर करके देखा ए एक्स एक्स, तो बीच में जो बचा होगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर से हमने निकाला ओमेगा, और हमें पता है टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो वो कितना आ गया, इतना आ गया। तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया इस माइनस क्यू चार्ज का। अगर ये प्लस क्यू चार्ज होता तो, प्लस क्यू चार्ज होता तो, अरे तो इस पे फोर्स इधर की तरफ लग जाती ना, इस पे फोर्स इधर की तरफ लग जाती, वो तो कहीं ना कहीं चले जाता, बस वो चले जाता बस वहां पे, ये वापस थोड़ी आता ऑसिलेशन करने के लिए। ये प्लस क्यू होता तो वो इधर चले जाता कहीं ना कहीं, क्योंकि इस पर फोर्स भी उधर की तरफ लगती, ये वापस नहीं आता ऑसिलेशन करने के लिए। इतना आया, हाँ, आ गया, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। आएगा वो सबको समझ में आ गया होगा, सारे के सारे जो क्वेश्चंस कराए उनको लिख लो। जो वो डेरिवेशन कराई थी कौन सी वाली, कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगी, अगर नहीं आई तो उसको एक और बार देख लो, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन पढ़ के आ जाओ। अगर तब भी हालांकि वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई प्रूव करने के लिए नहीं बोलता, बट फिजिक्स की फील आनी चाहिए ना, तो इसी वजह से वो यहाँ पे करवाई गई थी। बट उसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि x इज इक्वल टू आर बाई रूट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मैक्सिमम होगी। तो हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा इस लेक्चर में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग क्या आता है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2। हाँ, और ये मैक्सिमम कब होता है, आर बाय रूट टू पे, आर बाय रूट टू पे, पॉजिटिव वाले एक्स पे भी और नेगेटिव वाले एक्स पे भी। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना मैग्नीट्यूड आता है, 2 k q अपॉन 3√3 आर क्यूब, आर स्क्वायर, 2 k q अपॉन 3√3 आर स्क्वायर। इतना आ गया। तो हमने ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी, फिर हमने ग्राफ देखा, जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, फिर आर बाय रूट टू पे मैक्सिमम हो रही थी, फिर कम हो रही थी, जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, माइनस आर बाय रूट टू पे मैक्सिमम हो रही थी, फिर कम हो रही थी। आ गया। फिर हमने दो सवाल कर लिए, तो इन सवालों को अच्छे से लिख लेना अपने नोट्स में, रिवाइज करते रहो, जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जितना,
तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।